भाजपा 39 पर थी, 35 पर भी जीत जाएगी तो उसके लिए जीत है, उसके लिए जीत है। लेकिन तब भी जदयू और राजद मिलकर कहेगी 4 सीट हरा दिए ना, एक सीट भी कम हो जाती है भाजपा की तो यही कहेगी जदयू राजद और कांग्रेस कि हमने एक सीट हरा दिया ना। महागठबंधन की एकता का नतीजा है। अब चिराग पासवान कैसे अवॉइड करेंगे अगर सोनिया गांधी बुला देंगे तो? बिहार में मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पृथ्वी माली, चंद्रवंशी, इन सभी को जोड़कर भाजपा अपने पाले में करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। कि भाजपा के लोग लाख कह देंगे यार इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। चमार समाज के लोगों के यहाँ से सामान आता है, आप देखिए कि कुम्हार के यहाँ से आता है, बढ़ई के यहाँ से आता है, नाई के यहाँ से आता है, हलवाई के यहाँ से आता है, यादव जी के यहाँ से आता है, सब समाज के यहाँ से आता है। पंडित जी पूजा ही कराते हैं, बगल में नाऊ बैठा हुआ होता है। ये वर्ण व्यवस्था में सबको अपना अधिकार भी दिया गया है कि नहीं? जी एकदम। अगर इसे जहर नहीं बनाया गया होता, अगर नाई को ब्राह्मण के साथ बैठाते थे पूजा में और पूजा के बाद अगर नीचे नहीं बैठाया गया होता तो ये व्यवस्था गलत नहीं थी। ओबीसी में यादव वर्सेस ऑल की लड़ाई चल रही है। ये स्थापित करने में बिहार की राजनीति में अब तक तो सफल नहीं हुई थी भाजपा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने थाली में सजाकर भाजपा को दे दिया, लीजिए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जिस प्रकार से मोदी सरकार को लेकर के सर्वे आया है और महागठबंधन जिस प्रकार से एकता नजर आ रही है, विपक्षी दलों की जो एकता नजर आ रही है, इससे जब जनता समझ रही है तो मोदी और शाह की जोड़ी भली भांति समझ सकती है कि बिहार में उनकी क्या स्थिति है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब एक सर्वे आया था उसमें मोदी को काफी कम दिया जा रहा था, वोट 30% के आसपास दिया जा रहा था। वैसे में मोदी सरकार के कान खड़े हो गए और बिहार में सुनील सिंह जैसे प्रकरण जो पिछले दिनों सामने आया था उसी का नतीजा है, क्योंकि जो सहयोगी हैं इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी चाह रही है कि और लोगों को जोड़े अपने कुनबे के साथ, ताकि बिहार में जिस प्रकार से पिछली बार 39 सीट थी, बड़ी बात यह है कि 40 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 39 सीट एनडीए के खाते में थी। वैसे में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, कि इस बार बिहार में न सिर्फ 39 सीटों का आंकड़ा पार करके 40 पर जाया जाए, बल्कि जो सीट नहीं घटे इस पर भी ध्यान लगाया जाए। पूरी शक्ति बिहार में लगी हुई है, क्योंकि बिहार और यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, आप इस बात को जानते हैं। वैसे में आज हम उन 6 लोगों की बात करेंगे जो मोदी जी के साथ पहले से बने हुए हैं, और कुनबा जो जुड़ेगा वह तो बात की बात है। लेकिन अगर इन 6 में एक को भी लालू प्रसाद यादव ने तोड़ दिया तब क्या होगी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति, एनडीए की स्थिति, यह जानना आपके लिए काफी जरूरी है। नमन जी से चर्चा करेंगे। नमन जी, कौन है वह 6 लोग जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अभी जुड़े हुए हैं? अगर एक भी खिसका तो राह बहुत आसान मुश्किल हो जाएगी 2024। देखिए, हम ये पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये 6 लोग नरेंद्र मोदी के लिए ईमानदार हैं या उनके साथ ही हैं। खेल पूरा शुरू क्यों हुआ, देखिए समझिए, बिहार में जितने भी दल यहाँ आए थे, 14-15 दल कहा जाता है, दावा करता लोग कि और भी 18-19 दल साथ में हैं, लेकिन जो दल यहाँ आए थे उनमें भी कई दल भागते नजर आए उस गठबंधन से। अलग अलग सबका महत्वाकांक्षा है, अलग अलग सबकी रणनीति है, वो एक मंच पर आना संभव नहीं है, ये दिख भी रहा है। चूंकि सत्ता से दूर है कई दल, इसलिए भी समस्याएं हैं। कई दल अगर सत्ता में आए हैं तो वो नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की रणनीति को हरा कर आए हैं, तो उनका घमंड भी जायज है। नीतीश कुमार चूंकि तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में ही है, जिस राज्य में वो आते हैं, तो इनके आसपास गोलबंदी कर पाना भी अपने आप में चुनौती है। आप जानते हैं कि अक्सर जब पिलर मजबूत नहीं होता है तो आसपास कितना भी दीवार दीजिए, भूकंप में हिल ही जाता है। तो नीतीश जो पिलर इस गठबंधन के बन रहे हैं देशव्यापी, वो खुद चरमराए हुए हैं। तीसरे दर्जे का सीमेंट लगा हुआ है, तीसरे दर्जे का ईंट लगा हुआ है, तीसरे दर्जे का उनमें गिट्टी लगा हुआ है, कहां से कवर जाए फिर पता नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आसपास कौन मकान बनाना चाहेगा? इसके सब बर्बाद हो जाएगा। और यही लालू यादव उस ठेकेदार की तरह आते हैं और कहते हैं अरे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम गारंटी लेते हैं। तो अगर ठेकेदार अगर सब जगह बनाया है, भूकंप में बच जा रहा है मकान, तो लगता है चल भाई ठीक है, पैसा बचे, ठेकेदार कह रहा है चल सकता है। तो लालू यादव कन्विंस तो कर रहे हैं, लेकिन जिसका पूंजी लग रहा है, जिसको उसमें रहना है, उसको तो बेचैनी होगा ना, इसीलिए कुछ दलों को बेचैनी। लेकिन फिर भी लालू यादव के कॉन्फिडेंस की वजह से ये गठबंधन बना और इसने चुनौती दे दिया अमेरिका में बैठे हुए नरेंद्र मोदी को। वो भी भागे भागे आए।
और आप हम ये बात जानते हैं कि भाजपा के लोग लाख कह देंगे यार इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो DD1 पे पहले भी आप तो देखे होंगे, एक ऐड आता था, रेलवे फाटक था और उसमें वो मुच्छर सिंह ट्रैक्टर लेके पार करते थे, तो जब उनको बताया अरे ट्रेन आ रही है मत जाइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तले के बार दिखाता है, तीसरा बार में दीवार पे लटके हुए हैं फोटो में, अब कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है भाई जी। तो नरेंद्र मोदी 2 बार तो पार कर गए हैं, तीसरा बार वो अटकना नहीं चाहते हैं, तो फोटो लटक जाएगा दीवार पे। कहाँ? आडवाणी जी के बगल में, अटल जी के बगल में नहीं हम कर रहे हैं, आडवाणी जी के बगल में। आडवाणी जी के बगल में लटकने का मतलब समझ ही रहे हैं कि राजनीतिक संभावना समाप्त। और नरेंद्र मोदी अगर भाजपा में आज, ये बात मैं थोड़ा सा बोल दूं, विषय ही नहीं लेकिन बात जरूरी है, नरेंद्र मोदी आज अगर भाजपा में टिके हुए हैं तो वो किसी भाजपा के कार्यकर्ताओं के श्रेय के चलते नहीं या उस नेक्सस के चलते नहीं, बल्कि वो मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं भाजपा को। वो भाजपा में विरोध के स्वरों को बहुत तेजी से कुचलते हैं और इसमें वो माहिर हैं, और यही काम वो पूरे देश भर में विपक्ष के इन दलों पर भी लागू कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगाकर किसी तरीके से इन दलों को तोड़ो, और जो मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र, या षड्यंत्र कैसे कहेंगे, जो तो लोकतंत्र का हिस्सा है, एकजुटता बन रही है, इसको समाप्त कर दो बनने से पहले ही। अब क्या है, पूरे देश भर से विपक्ष के लोग कुनबा बिहार में बनाकर चले गए, अब ये बढ़ेगा ही। अब बेंगलोर में या खबर आ रही 17 तारीख को दिल्ली में ही सोनिया गांधी के समक्ष हो सकता है कि एक बड़ा बैठक हो, भोज के माध्यम से इन लोग एकजुट होने की कोशिश करें। राजनीति में तो भोज का मायने बहुत मायने होता है। नीतीश कुमार ने भोज पर कितना राजनीति कर दिया है, अमित शाह तक को भोज न्योता देकर विजय गायब ये किया है उन्होंने। लेकिन खेल क्या है? खेल देखिए दरअसल ये है कि 18 तारीख को इस विपक्ष के कुनबे को देखते हुए भाजपा भी उस मोड में आ गई है कि भाई अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अछूत वाला एक टैग जो भाजपा पर बिहार में लगा था, भाजपा ने उसे धोने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब चूंकि राजनीति तेज हो गई है तो भाजपा भी करेगी, हम पीछे क्यों रहे। बिहार में मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पृथ्वी माली, चंद्रवंशी, इन सभी को जोड़कर भाजपा अपने पाले में करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। दरअसल सीटें 40 है और 40 सीटों में एडजस्ट कर पाना सबको मुश्किल है, तो राज्यसभा की सीटों को कोलेटरल में बनाया जा रहा है, संगठन को बनाया जा रहा है, अपने सांसदों के टिकट को काटने की तैयारी चल रही है, सारी रणनीतियों पर एक साथ काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी भाजपा के साथ मांझी की तरह या पशुपति पारस की तरह बिना शर्त के जाने के लिए तैयार नहीं। सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं। आपने देखिए जिस तरह से 18 तारीख को जिस दिन अनाउंस हुआ कि 18 को एनडीए का बैठक होगा, 30 दल आएंगे, चिराग आएंगे, ये लाएंगे, सब आएंगे, उस दिन ही सबसे पहले चिराग पासवान छटक कर भागे, और चिराग पासवान ने क्या किया, सभी जगहों पर कार्यक्रम सेट कर दिया बिहार में, शक्ति प्रदर्शन एक तरह से करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुकेश सहनी चौथे दिन लगातार अपनी पार्टी में मिलन समारोह, लगातार मिलन समारोह, ये क्यों हो रहा है? अपनी शक्ति दिखाने के लिए, खास तौर पे उस 18 की बैठक को देखते हुए। उपेंद्र कुशवाहा पटना आए हुए उनको 15 दिन हो गया है, वो पूरे बिहार में ही है, लेकिन पटना नहीं पहुंच रहे हैं। खूब कार्यक्रम हो रहा है, मोतिहारी में, समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह कार्यक्रम हो रहा है, ये भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मांझी जी चूंकि और पशुपति पारस चूंकि उनको पता है कि उनको उनका स्थान मिल चुका है। पारस जी नहीं कर रहे हैं, पारस जी नहीं कर रहा है, मांझी जी भी नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनको पता है कि इन्हें क्या करना है, इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग भाजपा से पहले ही बना ली है। कुछ हद तक तो देखिए मांझी जी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स वाले भी हाल है, पशुपति पारस के साथ भी वही हाल है। पशुपति पारस उस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा पर दबाव बना सके, उनके सांसदों को भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोबारा कोई गारंटी नहीं है। पशुपति पारस इस मामले में थोड़ा इस बार स्वार्थी होने जा रहे हैं। लेकिन 5 सांसद उनके साथ में उनको लेकर के है और उनका ये वैल्यू हो गया। दिक्कत उनकी राजनीति में नहीं है, उनकी राजनीति में कोई कमजोरी नहीं है। पशुपति पारस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भाजपा के साथ जितनी ईमानदारी से वो रह सकते थे वो रह रहे हैं। उन्होंने तो साफ घोषणा कर दिया कि मरने दम तक रहेंगे। कापे करू सिंगार भैया मोरहान जी। जब भाजपा को वही चिराग पसंद है तो फिर आपके 16 सिंगार से भाजपा को कोई असर नहीं पड़ता है। ये मैं समीकरण समझा दूंगा। लेकिन देखिए मुख्यतः ये जो लड़ाई 18 को भाजपा ने तय की, ये दरअसल महाराष्ट्र और बेंगलोर वाले बैठक के चलते हुई, जो शिमला बैठक कैंसिल हुई थी कि भाई उससे पहले हम एक अपना कुनबा दिखा दें और जो हमारे साथ आ जाएंगे वो उस बैठक में तो जा ही नहीं पाएंगे। अब जाएंगे भी तो मुच्चो हो जाएगा, खत्म कहानी। ऐसे में सोनिया गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया इसके बैठक पर कि आप 18 को कर रहे हैं तो 17 को हमारे बैठक देखिए। और 17 की बैठक में जहां तक मुझे खबर प्राप्त हुई है भैया, बिहार के भी दलों को इनवाइट किया गया जो एनडीए के प्रोबेबल हैं।
अब चिराग पासवान कैसे अवॉइड करेंगे अगर सोनिया गांधी बुला देंगे तो? फिर बिहार में कोई सभा लगा देंगे। साफ उनको बात करना पड़ेगा जी। कि नहीं आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, तो भाजपा के साथ हम जा रहे हैं। सोनिया गांधी को वो मना नहीं कर पाएंगे सीधे तौर पर, क्योंकि सोनिया गांधी और उनके पिता के बीच बहुत पुराना संबंध रहा है राजनीतिक। उसी तरीके से मुकेश सहनी के बारे में खबर आई। मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि हम अभी फिलहाल एनडीए की बैठक में 18 को नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको कांग्रेस में पद में उतारा जाए तो सोचना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जिस दिन एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार को छोड़कर निकले थे, उसी दिन उनकी मुलाकात अध्यक्ष से हुई थी कांग्रेस के बिहार में, और कांग्रेस के टच में वो हैं। और उनके प्रवक्ता बार बार ये बैठकों में भी और डिबेट्स में भी कहते हैं कि हम दोनों गठबंधन में से किसी में नहीं है, हम नीतीश के विरोध में हैं जी, लेकिन हम किसी गठबंधन का हिस्सा फिलहाल नहीं है, हम आगे फैसला अपने पत्ता भी नहीं खोलना। अगर कांग्रेस बुलाएगी तो मुकेश सहनी उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? फिर वही स्थिति आ जाएगी। मांझी और पशुपति छोड़कर बाकी सभी को तो बुला सकते हैं ना। जी निश्चित तौर। पप्पू यादव का जाना निश्चित है। ये जब दल जाएंगे तो उसके बाद आपको पता है कि क्या खेल होगा। हमें तो ये भी खबर प्राप्त हुई कि ना चंद्रवंशी जा रहे हैं, ना पृथ्वी माली जा रहे हैं। कल कार्यक्रम में सपोर्ट कर रहे हैं पृथ्वी माली, लेकिन 18 की बैठक में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बहाना मार दिया कि हम मुंबई में हैं, मेरे साले का शादी है। तो ये खेल हो रहा है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ एक सर्वे आया था आरएसएस का, जिस सर्वे को हम सभी लोगों ने आधार बनाया था कि 70% वोट नीतीश और लालू के एक हो जाने से इस 7 दलों के गठबंधन, माफ कीजिएगा अब तो 6 का रह गया, 6 दलों के गठबंधन में ही सिमट जा रहा है। 30% के वोट से कोई 39 सीटें कैसे बिहार में जीतेगा? संभव नहीं, असंभव है। किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम देख रहे हैं तो ये रिपीट नहीं हो रहा रिजल्ट। भाजपा को अपनी साख बचानी है, भाजपा को सेंचुरी नहीं मारना है, भाजपा को ओवर एस्टिमेट करके रिजल्ट नहीं लाना है। भाजपा 39 पर थी, 35 पर भी जीत जाएगी तो उसके लिए जीत है, उसके लिए जीत है। लेकिन तब भी जदयू और राजद मिलकर कहेगी 4 सीट हरा दिए ना, औकात दिखा दिए ना जी। वो कहेगी। एक सीट भी कम हो जाती है भाजपा की तो यही कहेगी जदयू राजद कांग्रेस कि हमने 1 सीट हरा दिया ना, महागठबंधन की एकता का नतीजा है, हम थोड़ा गड़बड़ा गए तो और सीट हराते, यही कहेगी। तो ये विधानसभा में पलट देंगे। हाँ, ये जो है ना, ये परिस्थिति नहीं आने देना चाहती भाजपा। भाजपा चाहती है कि ऐसी लड़ाई हो कि हम लड़ाई से पहले ही परास्त न हो जाए। हर बार पुलवामा या नहीं चलेगा, या वैसी परिस्थितियां नहीं आएंगी। हालांकि भाजपा के पास अभी भी तुर्क का इक्का है। 1 तारीख जनवरी 2024 राम मंदिर कहाँ खुलने वाला है। आप जान लीजिए कि दिसंबर 1 से और पहले अगर गोदी मीडिया शुरू कर दो और पता नहीं जाएगा, लेकिन गोदी मीडिया नवंबर दिसंबर से ही शुरू करेगा जो राम राम का पाठ, वो फरवरी मार्च मई तक जाएगा चुनाव तक। और तब जब राममय हो जाएगा देश तो आपको अच्छे से पता है कि पोलराइजेशन किस तरह। लेकिन अयोध्या मामले का असर तो होगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। और इसको लेकर हमें महागठबंधन को ओवर एस्टिमेट करके चलना होगा, कुछ और रणनीतियां बनाकर चलनी होंगी, लेकिन काट के लिए। हाँ, लेकिन जहां एक तरफ उधर समावेश के बावजूद भी समीकरण माने मजबूत नहीं हो पा रहा है देशव्यापी। बिहार में तो बहुत मजबूत है, देशव्यापी नहीं हो पा रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि सी वोटर का एक सर्वे आया जिसका हवाला बाबा ने भी दिया है हमें, और कुछ आंकड़ों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि वो सुपर 6 कौन है जो नरेंद्र मोदी को बिहार में कमजोर नहीं होने देंगे। और इनमें से कई लोगों पर लालू की नजर है। मुकेश सहनी पर तो सीधी नजर है लालू यादव की। मांझी को भी अपने पाले में करना चाहते थे, लेकिन मांझी चूंकि फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया तो लालू कुछ नहीं कर पाए उसमें। तेजस्वी भी कसमसा के रह गए कि हमारे पूज्य हैं ये, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। लेकिन एक बात जान लीजिए, इसमें बड़ा ऑटो कोमोर्बिडिटी है सिस्टम। अगर पशुपति हैं तो चिराग कैसे हैं, चिराग है तो पशुपति कैसे हैं, चिराग है तो फिर मुकेश सहनी ने कहा कि हमें उतनी सीटें चाहिए, तो मुकेश सहनी चटक जाएंगे। फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी उतनी सीटें चाहिए। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं फिलहाल अटकाई हुई है पेज। और उन 6 लोगों को, उनके वोट बैंक को हम आपके सामने बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि सी वोटर का जो दावा है कि अब लड़ाई, देखिए चूंकि पहले से आरएसएस वाले दावे में था कि 70% वोट चला गया सीधे महागठबंधन के पास और 30% बचा हुआ है, लेकिन वो पलट गया। अब चूंकि इन 6 दलों पर भाजपा ने अपने डोरे डालने शुरू किए हैं, इन 6 लोगों को अपने साथ करके भाजपा ने इतना दावा कर दिया कि यदि ये एक साथ रह गए तो परिस्थितियां ऐसी होंगी कि भाजपा की तरफ 45% वोट चला जाता है, सीधे पलट जाता है, और उस तरफ मात्र 55% बचता है। अब बड़ी बात है कि कहां 30
कहाँ 45, आधा आधा वोट बढ़ जा रहा है। और एक और बात है भैया, मैंने कहा कि मात्र 55, मैंने 45 कहा इंडिया की तरफ, लेकिन जब मैं महागठबंधन की तरफ गया तो मैंने कहा मात्र 55, जबकि वो ज्यादा है। ज्यादा है। मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओबीसी में यादव वर्सेस ऑल की लड़ाई चल रही है। ये स्थापित करने में बिहार की राजनीति में अब तक तो सफल नहीं हुई थी भाजपा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने थाली में सजाकर भाजपा को दे दिया, लीजिए ये समीकरण है, इस पे खेल जाइए। अगर आपको पाइथागोरस का थ्योरम दे दिया जाए तो पाइथागोरस का सवाल सॉल्व कर दीजिएगा ना। थ्योरम में नहीं पता तो सॉल्व कैसे कीजिए? यही थ्योरम थाली में सजाकर उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया, लीजिए हई मध्यम से सॉल्व हो जाएगा, और भाजपा उस पर काम करने लगी। सम्राट चौधरी, आरसीपी सिंह, ये उसी रणनीति का हिस्सा है। पृथ्वी माली, इनको जोड़कर भाजपा। और कल आपने देखा नागमणि, बिल्कुल नागमणि की मुलाकात भी हुई है। नागमणि की मुलाकात हुई, इसका मतलब जब उपेंद्र कुशवाहा को आपने लिया, सम्राट चौधरी को लिया, तो कहीं ना कहीं आपको मन में कि अगर एक आध खिसकेगा तो उसका आपको सब्स्टिट्यूट रखना। कायदे से फिर मैं थोड़ा सा विषय देख लूंगा। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था दंश है, जौहर है, ये है, वो है। आज देखिए, जब रावणों की बात की जाती है तो जानते क्या कहा जाता है? रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन लगा जाता कि रावण विद्वान था, रावण ने कभी ये नहीं किया था, रावण ने कभी वो नहीं किया था, चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन जब भी हमारे धर्म ग्रंथों को या वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो केवल बुराई ही की जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि आज भी अंग्रेज अमेरिका में, ब्राजील में, नेपाल बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में कहीं भी बैठे हुए हों, वो अपने जाति के नाम से ही जाने जाते हैं जी। पॉटर, कूपर, ये कहाँ से आते हैं? पॉटर मतलब क्या होता है हिंदी में? ठठेरा। कूपर मतलब क्या होता है? जो चमड़े का काम करता हो। ये आज भी अब देखिए, इंग्लैंड टीम की क्रिकेट टीम निकालिए, आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम निकालिए, और वो उसको एम्ब्रेस करते हैं। भाई जूता बनाते हैं लेकिन नाइक का बनाते हैं, ब्रांड हो गए हैं। कहने का मतलब कि बर्तन बनाते हैं लेकिन आप उसको खरीदिएगा तो आपके महंगा पड़ेगा जी, बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी रखते हैं वैसी। और उस वर्ण व्यवस्था को अपने समाज में जहर की तरह उन्होंने नहीं घोला। यहाँ कुछ मौका परस्त लोगों ने, पहले तो ब्राह्मणों ने कुछ मौका परस्त, फिर बाकी समाज के मौका परस्त लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस जातीय व्यवस्था को इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप अच्छे से जानते हैं भैया कि जब हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो हमें सभी जातियों को हिंदू व्यवस्था में बुलाना पड़ता है। सबका विधि अलग अलग है। डोम समाज के लोगों का भी निहित है उसमें स्वाद, ताती ततिया का भी कुछ निहित है, चमार समाज के लोगों के यहाँ से सामान आता है। आप देखिए कि कुम्हार के यहाँ से आता है, बढ़ई के यहाँ से आता है, नाई के यहाँ से आता है, हलवाई के यहाँ से आता है, यादव जी के यहाँ से आता है, सब समाज के यहाँ से आता है। पंडित जी पूजा ही कराते हैं, बगल में नाऊ बैठा हुआ होता है। ये वर्ण व्यवस्था में सबको अपना अधिकार भी दिया गया है कि नहीं? एकदम। अगर इसे जहर नहीं बनाया गया होता, अगर नाई को ब्राह्मण के साथ बैठाते थे पूजा में, और पूजा के बाद अगर नीचे नहीं बैठाया गया होता तो ये व्यवस्था गलत नहीं थी, और इसका फायदा लोग नहीं उठा रहे थे। और अगर हुआ क्या कि पूजा होते ही पंडित जी को उठा बैठाया आसन पर और नाई को बैठा दिया नीचे। ये जहर घोलना हुआ समाज में, और जिसने भी घोला उसने गलत किया। इसका तात्पर्य ये में था मेरा कहने का कि ये व्यवस्था 5 जो जगहों की एक जगह लाई जाती है, इससे ताकत बनता है, इससे सनातन समृद्ध होता है, सभी अपने रूट से जुड़ते हैं, और इससे ओवरऑल फायदा सनातन का होता है, ये हम मानते हैं। ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं ये वोट बैंक जो है 6 दलों का, ये इंडिविजुअली बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। माझी जी को देखिएगा तो 3 से 4% वोट पूरे माझी का बिहार में है। आप अगर पृथ्वी माली अंबाली समाज का देखिएगा तो 5000 प्रति विधानसभा है, बहुत ज्यादा है तो, लेकिन ये तब बहुत प्रभावी हो जाता है जब किसी बड़े वोट बैंक में आकर सम्मिलित हो जाता है। 5000 अगर किसी में मिल गया तो बड़ा काम कर देगा। अपने आप में समाज का कोई भी हिस्सा बहुत दूर फेंकाया रहता है, लेकिन जब उसे सनातन का हिस्सा बना देते हैं और सांस्कृतिक रूप से उसे जोड़ दिया जाता है, पर्व त्योहार से लेकर शादी विवाह तक में, तो उसकी एक स्थान रहता है, उसका एक कुछ रहता है, उसका एक सर्टेन वैल्यू हो जाता है। आप बिना उस कुम्हार के घड़े के पूजा नहीं कर पाइएगा, आपकी विधि नहीं होगी। आप चांदी के, सोना के हो, मिट्टी का बर्तन चाहिए, इस आधुनिक युग में भी चाहिए। कुछ अंगुली में लगना है तो कुछ ही लगना है। सोना चांदी के आभूषण से नहीं होगा वो काम।
बिल्कुल। अगर कुम्हार के घर से मिट्टी लाना है तो गणेश उसी से बनेंगे, गोबर अगर लाना है यादव जी के यहाँ से तो उसी से गणेश बनेंगे, आप किसी और से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एससी वोटर वाले सर्वे में अगर ये कहा गया है कि मोदी की आज टिकी हुई है अगर साख, तो बिहार में इन 6 नेताओं पर टिकी हुई है। इन्होंने अगर ये टिक गए साथ में मोदी के 18 वाली रणनीति सफल रही या उसके आगे की, तो मुझे लगता है कि बिहार में भाजपा लड़ाई ही में नहीं बल्कि एक अच्छे स्थिति में आ जाएगी। कैसे आएगी डाल लेते हैं। मांझी 4% हैं बिहार में, सहनी 8 से 10% है, मुकेश सहनी का दावा है कि हम 14% हैं, कुशवाहा 7 से 9% के आसपास हैं। यह एक्यूरेट आंकड़ा है। आरसीपी सिंह जिस जाति से आते हैं, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार के रहते हैं उनको कोई वोट करेगा, लेकिन उसका जो परसेंटेज, हाँ, लौ समाज का कोई, लेकिन 4 से 5% इनके पास है। माली 2% के आसपास पूरे बिहार में है। तो ये जो आरसीपी और माली वाला है, ये लगभग मिलाकर आप 4% 5% कह, लेकिन हर विधानसभा में निर्णायक हो सकता है। निर्णायक हो सकता है। अरे तो कोरोना के बाद से हम देखा कि 200-400 मैंने वोटों से जीत हार हो रही है, तो 5000 वोट तो बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा हमें ये जरा कोमॉर्बिडिटी है। पशुपति पारस प्लस चिराग 7 से 8% इनका वोट बैंक है, ठोस है, ये ठोस वोट बैंक है। लेकिन ये दोनों साथ रहेंगे तब ना। अगर नीतीश कुमार तोड़ कर लेके चल जाएंगे पशुपति पारस को, तब हालांकि पशुपति हम नहीं जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ाएगा। चिराग के साथ अगर ओवर एस्टिमेट करेगी भाजपा तो पशुपति पारस को कुछ तो रिएक्ट करना होगा ना। बहुत मुश्किल है दोनों को एक थाली में एक साथ बिठाकर दाल भात खिलाना, मारा पीटी का नौबत आ सकता है। लेकिन अलग अलग रूम में तो बैठा खिलाया जा सकता है। अलग अलग रूम में बैठाने के बाद वही तो बात है कि 7 से 8% का एक जगह चाहिए। चूंकि बीजेपी को अभी एक वोट, अगर चिराग हार जाएंगे चाचा के चलते तो एक सीट गई भाजपा की, अगर चाचा हार जाएंगे चिराग के चलते तो एक सीट गई। ओवरऑल नुकसान तो बीजेपी, कोमॉर्बिडिटी में कह रहा हूँ, दोनों तरफ से हारना तो है ही। तो भाजपा बीच का रास्ता निकालती है। हम भी देखते हैं अमित शाह की रणनीति कैसे काम करती है। इस रणनीति फेल होती है, इस मामले में तो बड़ा मुश्किल है उनकी रणनीति देखना। हाँ, ये लगभग 6 लोग थे। मांझी से हमने शुरू किया, सहनी, कुशवाहा, आरसीपी, पशुपति, चिराग, ये 6 लोग हैं। इसके अलावा पृथ्वी माली हैं, चंद्रवंशी हैं और भी छोटे समाज के, और अभी नागमनी जुड़े हैं, उनकी भी एक नई पार्टी है, शोषित इनकलाब पार्टी। तो कहीं ना कहीं इन सभी के जुड़ जाने से जो वोट कंपनसेशन हो रहा है वो बड़ा तगड़ा हो रहा है। और कैसे हो रहा है जब समझ लेते हैं हम। देखिए, दलितों का एक मुश्त वोट मांझी, चिराग और पशुपति को मिला देने से 11 से 13% का हो जाता है। ये बहुत निर्णायक हो जाएगा। दलित यदि हिंदू बनकर वोट करेंगे तो भाजपा हमेशा सरकार बनाने में सफल रहेगी। जब मोदी 14 में आए थे तो आपको याद होगा कि उस समय दलित नहीं होता था। मोदी को काटने के लिए विपक्ष के दलों ने दलितों को पहले अलग किया और फिर उस दलित मेंटालिटी को बहुत प्रबुद्ध करने के लिए पत्रकार नहीं, सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर कई लोगों ने दुकानें खोली। हम दलितों के चिंतक हैं, हम दलितों के चिंतक हैं। और दलित नेता, पत्रकार की तो जाति नहीं होती है जहां तक हम समझते हैं, और वो अपने को दलित पत्रकार कहते हैं। तो खैर मुझे अच्छे लोग भी उसमें, बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। जब तमिलनाडु वाला मामला हुआ था तो एक दलित पत्रकार ने ही इस मामले को उठाया था और उसने शांत करने की कोशिश की। अब 8 प्रमुख उसके हमने दूसरी तरफ देखा तो कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन तमिलनाडु वाले मुद्दे पर तो उन लोगों ने लगा कि समाज में आग लगाने का काम किया था। तो हम कभी गलत नहीं कह सकते। हाँ, वो यूट्यूबर हैं दोनों, ये नहीं कि दोनों पत्रकार हो गए, दोनों यूट्यूबर थे। अब हम जरा जगह पे आते हैं तो हमने देखा कि 11 से 13% के आसपास दलितों का वोट बैंक शुद्धता हो जाता है। लवकुश को अगर जोड़िएगा तो 11 से 14% के आसपास ईबी हो जाता है। तो 14% तो 28% के आसपास ये सीधे हो जाता है। इसमें यदि आप ईबीसी का वोट बैंक जोड़ते हैं तो सहनी और चंद्रवंशी जोड़िएगा। इसी में यदि आप ये पृथ्वी माली का भी जोड़ देते हैं तो ये टोटल आपका जोड़कर 10% के आसपास हो जाता है। ये 38 हो गया। अब जरा एक और बात समझिए, ये इसके बाद सवर्णों के भी बारी बाकी जो कि कहा जाता है कि बीजेपी के साथ 18% सवर्ण ऐसे कहे जाते हैं। फिर उसमें छोटे छोटे जो सब डिविजन्स हैं, जो जैसे कि अब बनिया है, गुप्ता है, तेली है, ये वोट करते हैं भाजपा को। ओबीसी में ही आते हैं। हाँ, तो ओबीसी और ईबीसी में आते हैं कुछ दल, तो कुछ जातियां, सब जातियां, तो वो भी वोट करेंगे इधर ही। अब उसके चलते क्या हो रहा है कि ये पूरा बन कर ना लगभग 50 से ऊपर चला जा रहा है और घसक किधर से रहा है। जो 55% इनका 80 में से आ गया, तो उसी में से घसक रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो दलितों का एक मुश्त वोट उधर लेके जा रहे हैं ये लोग। दूसरा
चूंकि देखिए पहल भी नहीं की, आप कहेंगे दलितों का पूरा वोट लेके जा रहे हैं, दलित का वोट लेके जा रहे हैं, तो भाई लोग कहेगा क्या, दलित काहे वोट करेगा उनको भाई, दलित लालू यादव को वोट करेगा। तो लालू यादव कितना दलित को बिठाए थे उस दिन बैठक में, कितने मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव उसको बिठाए थे। तो कहा जा रहा था कि दलित का अपमान किया गया। आपने मांझी जी को बुलाया नहीं था, महाराज आपके गठबंधन में थे, वो भागे काहे, इसी चलते ना भागे, आपने बुलाया तक नहीं उनको, मांझी जी को न्योता तक नहीं मिला था। अब क्या अपमान कीजिएगा, मायावती को आपने नहीं बुलाया, ओवैसी को आपने नहीं बुलाया, ओवैसी भी दलितों के एक बड़े हितैषी कहे जाते हैं, जी निश्चित, आपने उनको भी नहीं बुलाया, आपने चंद्रशेखर को नहीं बुलाया, आपने कई लोगों को नहीं बुलाया, और आप अरे किस तरीके की आप रणनीति बना रहे हो, आप खुद जाने। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा कि ओबीसी बहुत निर्णायक है बिहार में, हम इस जगह पहुँच चुके हैं, ओबीसी बहुत निर्णायक है, और ये जो 6 दल हैं इनमें ओबीसी वोट बैंक को खींचने का लगातार प्रयास है। चिराग पासवान ओबीसी वोट बैंक के बड़े चेहरे के तौर पर भी उभर रहे हैं, दलित होते हुए भी, उनके साथ कुशवाहा समाज के और समाज के लड़के जुट रहे हैं। यही सम्राट चौधरी के साथ हो रहा है, यही आरसीपी को सामने करके लौ कुश को जोड़कर ओबीसी को अपने पाले में किया जा रहा है। एक जगह सम्राट और आरसीपी को बिठाकर ये एहसास कराया जा रहा है कि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया, मुकेश सहनी इसी में आ जाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि एक बड़ा ईबीसी समाज, ओबीसी समाज उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, वो भी आ जाएगा उनके साथ, और फिर इसमें तो उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ा ही नहीं अभी तक, उपेंद्र कुशवाहा आएंगे। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सामूहिक समीकरण बन जाता है, और इस पर यदि काम भाजपा कर ले और टिक जाए तो ये हराने का एकमात्र कारण, नीतीश कुमार के मंसूबों को तोड़ने का कारण बन सकता है। पूरे देश का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, खास तौर पे तब जब ये सारे ओबीसी के चेहरे, ओबीसी के वोट को नीतीश कुमार से अलग करने में सफल हो रहे हैं। एक साथ नीतीश कुमार से सब अलग हो गए हैं, मांझी, आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान दुश्मन हैं, मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से किसने साइन कर हटाया, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, और यादव वर्सेस ऑल जो एक प्रपोज्ड एजेंडा दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने बिना कहे हुए, वो काम कर जाएगा, और कहीं ना कहीं भाजपा इस मामले में फायदे में रहेगी। लेकिन लालू यादव जी इसमें तोड़ने की जुगाड़, वही हम करना चाह रहे थे कि आपको याद होगा 2015 के चुनाव में एक सिर्फ ये जो थे आरएसएस के प्रमुख भागवत जी, जिन्होंने एक बयान दिया, सिर्फ समीक्षा की बात कर दी, किस सेंस में कहा वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन कैसे लालू प्रसाद यादव ने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो लालू प्रसाद यादव बिहार में वो नेता है जिनसे लड़ना, कम से कम बिहार में अमित शाह हो या मोदी हो, उनको दिक्कत हो सकती है। इनमें से कई दल हैं, जैसे मैंने बताया है कि चिराग और पशुपति में से एक कब भाग जाए महागठबंधन में कहा नहीं जा सकता है। मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया कि 18 की बैठक में नहीं बैठेंगे, तो वो महागठबंधन तरफ जा सकते हैं, और एक संभावना खुला हुआ, 25 तारीख को उनको फैसला लेना भी है। मांझी जी का तो फिलहाल जाना संभव नहीं लगता है, हालांकि लालू यादव के कहने पर वो फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अभी भी उन्हें सीटें वहाँ मिली नहीं। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा दल है जिन्होंने अब तक स्पष्ट नहीं किया है, अगर सोनिया गांधी बुलाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे सोचना पड़ेगा। ऐसे ही पृथ्वी माली हैं, चंद्रवंशी हैं, इन सबों को भी धीरे धीरे करके फैसला करना होगा, और महागठबंधन जब एक बड़ा कुनबा बनाने की कोशिश कर रही है तो थोड़ा समावेशी वो भी होना चाहेंगे। गलतियां क्या हुई हमने तो विश्लेषण करके बता ही दिया था, समावेशी गठबंधन नहीं बन रहा है विपक्ष का, वो अगर समावेशी बनेगा, इंक्लूसिव बनेगा, तो और लोगों को स्थान मिलेगा, तो मजबूत होगा। धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए नमन जी। तो यह क्लियर है कि बिहार में जिस प्रकार से ये जो बन रहा है, विपक्षी एकता की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, अगर यह बन जा रही है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी समस्या हो सकती है। हालांकि शुरू के दिनों से लगातार हम कह रहे हैं कि विपक्षी एकता संभव नहीं है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए जो 6 दलों की हमने बात की, 6 नेताओं की बात की, अगर इनमें से एक भी छिटक कर जा सकता है, जो कि संभावना है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बिहार में नाको चनचवाना पड़ सकता है। और सहमात का खेल जो लगातार चल रहा है, इसी का परिणाम है कि आप देख सकते हैं सुनील सिंह से लेकर के तमाम वो नेता जो बीजेपी से संपर्क में हैं, और आरजेडी के और कई नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी नजदीक माने जाते हैं, जब वैसे नेताओं को यह प्रमाण देना पड़ रहा है कि हम उनके प्रति वफादार हैं, तो आपको यह पता है कि किस प्रकार की राजनीति चल रही है बिहार में तोड़फोड़ की। वैसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी दलों को अपने अपने नेताओं को बांध कर रखने की मजबूरियां है, बाध्यता है। वैसे में अगर एक भी छिटकता है तो दूसरे को क्या फायदा होगा, इसका काफी दूरगामी असर होगा। वैसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।